A very happy good evening to all my dear students, and once again I welcome all of you to the new video lecture of the cognition chemistry. So students, in the last video lecture we were discussing about the central metal atom and the ligands. जैसा कि मैंने आपको ligands के बारे में बताया था कि वैसे एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए, तो ऐसे एटम, मॉलिक्यूल या आयंस या फिर इन तीनों को मिलाकर हम कह रहे हैं स्पीसीज को हम लिगेंड्स कहते हैं। मैं क्या बोला था स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा तो ऐसे एटम, मॉलिक्यूल या आयंस मतलब ऐसे स्पीसीज जो लोन पेयर क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। क्यों डोनेट करते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए। तो वैसे डोनेट करने वाले स्पीसीज को हम लोग लिगेंड्स कहेंगे। और आज हम लोग स्टूडेंट लिगेंड्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। और डिवीजन का बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, किस बेसिस पर आज हम लोग लिगेंड्स को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग लिगेंड्स को चार्ज के बेसिस पर क्लासिफाई करने जा रहे हैं या डिवाइड करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, चार्ज के बेसिस पर, चार्ज के आधार पर लिगेंड्स तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है, 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। न्यूट्रल लिगेंड, अनायनिक लिगेंड और कैटायनिक लिगेंड। स्टूडेंट जो मैं फ्लो चार्ट अभी आपके व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ हूं, इस पॉइंट्स को, इस फ्लो चार्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके आने वाले चैप्टर में आने वाले पोर्शन का बेसिक फाउंडेशन बनेगा, बेस बनेगा। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि चार्ज के बेसिस पर लिगेंड्स 3 टाइप के हो गए, 3 टाइप्स के हो गए, न्यूट्रल, अनायनिक और कैटायनिक लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड, आप खुद इसका डेफिनेशन सोचिए क्या होगा। न्यूट्रल का तो मतलब होता है नो चार्ज और लिगेंड का मतलब होता है लोन पेयर डोनर। मतलब वैसे एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करेंगे लेकिन उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या कहें? न्यूट्रल लिगेंड। नो चार्ज कंटेनिंग लोन पेयर डोनर स्पीसीज, साफ साफ लिखा हुआ है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज कंटेनिंग और लिगेंड मतलब कल भी मैंने बताया था लोन पेयर डोनेटिंग स्पीसीज। और स्पीसीज मतलब क्या? एटम, मॉलिक्यूल और आयन तीनों को एक साथ स्पीसीज कहते हैं। स्टूडेंट जैसे बॉयज एंड गर्ल्स सभी को एक साथ मिला के स्टूडेंट मैं बोल रहा हूं, उसी तरीके से एटम, मॉलिक्यूल और आयन तीनों को मिला के एक साथ क्या बोलोगे आप? स्पीसीज बोलोगे। तो नो चार्ज कंटेनिंग and lone pair donating species are known as the neutral ligand। आप अनायनिक का मतलब बताओ, अनायनिक का मतलब आप क्या समझते हो? कौन सा चार्ज कंटेन करेगा? ऑब्वियसली इट विल कंटेन द नेगेटिव चार्ज। मतलब ऐसे लोन पेयर डोनेट करने वाले स्पीसीज जिसके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे? अनायनिक लिगेंड। और फिर थर्ड टर्म आया कैटायनिक लिगेंड। नाउ यू ओनली टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटायनिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटायनिक? मतलब सच टाइप ऑफ स्पीसीज दैट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऐसे लोन पेयर डोनेट करने वाले स्पीसीज जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या कहते हैं? कैटायनिक लिगेंड। मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल लिगेंड। ऐसा लिगेंड जिसपे नेगेटिव चार्ज, अनायनिक लिगेंड। और ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक लिगेंड। तो ये तो हो गया स्टूडेंट डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन से इस चैप्टर में कुछ होना जाना नहीं है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। क्या पॉइंट्स हम लोग को इसमें आखिर याद रखना है। तो देखो, न्यूट्रल लिगेंड जब आएगा तो उसके नेमिंग में अंतर आएगा। अनायनिक लिगेंड जब बन के आएगा उसके भी नेमिंग में अंतर आएगा। और कैटायनिक लिगेंड जब आएगा स्टूडेंट तो उसके नेमिंग में डिफरेंस आ जाएगा। आपको नेमिंग पर्पज से इस तीनों लिगेंड्स को याद रखना है। हाँ जी, तो न्यूट्रल लिगेंड को मैंने 2 केस में स्टडी किया है। एक वैसे न्यूट्रल लिगेंड जिसका वही नाम होगा जो मॉलिक्यूल का नाम होता है,
और वैसे न्यूट्रल लिगेंड जिसका वो नाम नहीं होगा जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाम होता है। मतलब मॉलिक्यूल में कुछ और नाम, लेकिन जब वही मॉलिक्यूल लिगेंड बन के आएंगे तो उनका नाम बदल जाएगा। यही मैंने लिखा है, न्यूट्रल लिगेंड नॉट नेम्ड एज द मॉलिक्यूल, और यहां लिखा है न्यूट्रल लिगेंड नेम्ड एज द मॉलिक्यूल। मतलब ऐसे न्यूट्रल लिगेंड जिसका वही नाम होगा जो मॉलिक्यूल का नाम होता है, और ऐसे न्यूट्रल लिगेंड जिसका वो नाम नहीं होगा जो उसके मॉलिक्यूल का होता है। तो हम लोग इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में एग्जांपल के साथ अभी स्टडी करेंगे। हाँ जी, अनायनिक लिगेंड में स्टूडेंट आपको क्या याद रखना है कि अगर किसी अनायनिक लिगेंड का नाम आइड से, एट से या आइड से खत्म होता है, मतलब सफिक्स वाला पोर्शन में, पीछे वाले पोर्शन में, सफिक्स वाले पोर्शन में अगर आइड, एट या आइड आता है तो ई को हटा देना है, ई को रिमूव कर देना है और एक अल्फाबेट ओ को ऐड कर देना है। इसीलिए आइड बदल के हो जाएगा आइडो, एट बदल के हो जाएगा एटो और आइड बदल के हो जाएगा आइटो। अभी हम लोग ये सारा चीज को एग्जांपल से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। उसी तरीके से अगर कोई कैटायनिक लिगेंड है, आप कैसे पहचानोगे कैटायनिक लिगेंड है? इट विल कंटेन द पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर तो होगा ही, लेकिन लोन पेयर के साथ साथ उस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब लिगेंड तो वो होगा ही, लेकिन लिगेंड के साथ साथ इट विल आल्सो कंटेन द पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, तो अगर कैटायनिक लिगेंड होगा, और कैटायनिक लिगेंड अगर होगा मतलब पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग लिगेंड होगा, तो उसके नाम के पीछे में मतलब सफिक्स वाले पोर्शन में आपको नियम वर्ड को ऐड कर देना है। जैसे अगर हाइड्राजीन है तो हाइड्राजीनियम, नाइट्रो है तो नाइट्रोनियम, नाइट्रोसो है तो नाइट्रोसोनियम। मैंने क्या कर रहा है, मैंने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट, मैंने नियम वर्ड को जोड़ दिया। तो अगर कैटायनिक लिगेंड है तो नाम के पीछे नियम जोड़ दो, और अगर अनायनिक लिगेंड है और उसका नाम आइड, एट आइड से खत्म होता है तो ई को हटा के सिंपली ओ अल्फाबेट को जोड़ दो। और न्यूट्रल लिगेंड में दो डिफरेंट केस में स्टडी करेंगे। मतलब न्यूट्रल लिगेंड का वही नाम होगा जो उसके मॉलिक्यूल का होता है, और फिर दूसरा केस में स्टडी करेंगे कि न्यूट्रल लिगेंड का वो नाम नहीं होगा जो उसका मॉलिक्यूल का नाम होता है। तो 1, 2, 3, 4 हम लोग 4 डिफरेंट केसेस को भी स्टडी करने वाले हैं। और स्टूडेंट यही आपके चैप्टर का बेसिक बनेगा जो आपको अभी तुरंत बहुत अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब इसके नेमिंग पोर्शन पे ध्यान देंगे कि न्यूट्रल लिगेंड का या अनायनिक लिगेंड का या कैटायनिक लिगेंड जब कभी आ जाए तो हम लोग को उसका क्या नाम देना है। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, न्यूट्रल लिगेंड विच आर नेम्ड एज द मॉलिक्यूल। मतलब वैसे लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, मतलब कोई चार्ज नहीं रखने वाले लिगेंड्स जिसका वही नाम होगा जो उसके मॉलिक्यूल का होता है। आइए इसी बात को स्टूडेंट हम लोग एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं जिसका सिंबल है पी वाई, और पी वाई को स्टूडेंट हम लोग इसका पूरा नाम क्या लिखते हैं, पी वाई का फुल नेम क्या है, पाइरिडीन। और पाइरिडीन का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, और पाइरिडीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H5N। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं क्या बना के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान रखिए। स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। मतलब बेंजीन में से आपको एक कार्बन एटम को हटा देना है और उस जगह पे आपको नाइट्रोजन एटम को इनपुट कर देना है। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ देखिए फॉर्मूला में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर कार्बन का नंबर 6 न होके 5 है, मतलब रिंग के अंदर में से एक कार्बन को हटाइए और वहां पर नाइट्रोजन को लगा दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है, H5, मतलब आपको हर एक जगह पर एक एक हाइड्रोजन को ऐड करना है। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और इसी लोन पेयर को ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। तो सिंस ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, इसीलिए ये लिगेंड हो गया और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रल लिगेंड। तो जब कभी भी अगर नोमेनक्लेचर वाले पोर्शन में इस चैप्टर में जब कभी भी पीवाई लिखा हुआ रहेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये पाइरिडीन है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब नो चार्ज कंटेनिंग लिगेंड है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाइए स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट कहता है आपका PH3P। देखिए PH इज द सिंबल ऑफ फिनाइल और 3 का मतलब ट्राई, तो इसका पूरा नाम हो गया स्टूडेंट ट्राईफिनाइल। ट्राईफिनाइल
3 के लिए मैंने ट्राई कहा और pH के लिए मैंने फिनाइल कहा, ट्राइफिनाइल। स्टूडेंट ये तो आप जानते होंगे कि pH3 मॉलिक्यूल का नाम होता है फॉस्फीन, pH3 मॉलिक्यूल का नाम होता है फॉस्फीन। किया क्या गया है, तीनों हाइड्रोजन को हटाकर रिमूव करके 3 फिनाइल ग्रुप को ऐड कर दिया गया है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट, हालांकि स्ट्रक्चर का आपको जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए इस फास्फोरस के साथ 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है, 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है और एक लोन पेयर कंटेन कर रहा है, और ये लोन पेयर ही ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए। तो सिंस ये जो मॉलिक्यूल है ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको लिगेंड कहा गया है। और इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड कहते हैं। और वैसा न्यूट्रल लिगेंड जिसका वही नाम है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाम होता है, इसीलिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और आज के बाद जब कभी भी pH3P लिखा हुआ रहे तो आप इसको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन समझेंगे। और थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट, और इसका नाम है, सिंबल है EN, और EN का पूरा नाम है इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 2 कार्बन। और आइलीन कब यूज करते हैं, आइलीन हम लोग अल्कीन के लिए यूज करते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन के लिए यूज करते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, आपका CnH2n, CnH2n होगा, और वो अल्कीन मेंबर हो, अल्कीन फैमिली का मेंबर हो। तो ये आपका इथाइलिन लगा हुआ है, मतलब इट इज द कॉमन नेम ऑफ द अल्कीन। और फिर क्या कहता है, इस इथाइलिन के साथ 2 एमीन ग्रुप को जोड़ना है, मतलब 2 NH2 ग्रुप को जोड़ना है। तो एक NH2 ग्रुप को मैं टेल वाले कार्बन पर ऐड कर देता हूं, और एक NH2 ग्रुप मतलब एमीन ग्रुप को मैं हेड वाले कार्बन पर अटैच कर दिया। कार्बन के वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम लोग यहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं इस कार्बन का 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है और 2 वैलेंसी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड किया, और सिमिलरली यहाँ भी मैं 2 हाइड्रोजन ऐड किया। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। सिंस ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए हम इस मॉलिक्यूल को लिगेंड कहे हैं। और ये ऐसा लिगेंड है जिसमें इस मॉलिक्यूल में किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो स्टूडेंट आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये 3 एग्जाम्पल को, 3 न्यूट्रल लिगेंड को जरूर याद रखेंगे, जहां PY का नाम पाइरिडीन है और डोनर एटम इसमें नाइट्रोजन है, pH3P का नाम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है और डोनर एटम इसमें फास्फोरस है। और EN बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैं स्टार लगाऊं उतना कम स्टूडेंट, ये चैप्टर में हर दिन आएगा और कई बार आएगा। EN का पूरा नाम है इथाइलिन डाइएमीन, इसका स्ट्रक्चर ये रहा स्टूडेंट, और देख सकते हैं इसमें डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है और इसीलिए लिगेंड कहा गया है। तो न्यूट्रल लिगेंड विच आर नेम्ड एज द मॉलिक्यूल, मतलब उसका वही नाम होगा जो मॉलिक्यूल का नाम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि केस 1 आपको समझ। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग न्यूट्रल लिगेंड का केस 2 पढ़ने जा रहे हैं, मतलब न्यूट्रल लिगेंड विच आर नॉट नेम्ड एज द मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे डोनर एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा और साथ ही साथ उसका वो नाम नहीं होगा जो उसके मॉलिक्यूल का होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में कुछ और नाम होगा, और जब वो मॉलिक्यूल लिगेंड्स बन के आएगा तो उसका कुछ और नाम हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि NH3 का नाम आप अमोनिया पढ़ते हैं, लेकिन कब, जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है तब। लेकिन जब यही मॉलिक्यूल लिगेंड बन के आएगा, मतलब लोन पेयर डोनेट करने लगेगा सेंट्रल मेटल एटम को कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए, तो इस NH3 का नाम हो जाएगा स्टूडेंट अमाइन। अमाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आएगा स्टूडेंट, आपको इसमें
क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या सावधानी लेना है, यहाँ डबल एम है। अभी मैंने EN के लिए इथाइलिन डाइएमीन बताया था, लेकिन वहां पर AMINE है, यहाँ सिंगल एम, वहां सिंगल एम था क्योंकि वहां पर NH2 ग्रुप था, इसीलिए अमाइन मैंने यूज किया था, सिंगल एम था। लेकिन ये NH3 है और यहाँ आप डबल एम यूज करेंगे। ये कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं ऐसा मिस्टेक आप नहीं करना। NH3 आएगा, नाम अमोनिया नहीं बोलना, अमोनिया तब बोलना जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहे, लेकिन जब यही लीगेंड बन के आने लगे तो इसका नाम हो जाएगा अमाइन। और अमाइन में आपको याद रखना है कि डबल एम होता है। मैंने इसको लीगेंड क्यों बोला? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, बिकॉज इट कंटेन लोन पेयर। सिंस नाइट्रोजन डोनेट इट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड हेंस इट बिहेव एज द लीगेंड, बट दिस लीगेंड डज नॉट कंटेन एनी चार्ज and so it has been categorized under the neutral ligand category। हाँ स्टूडेंट, आइए आप देखिए, ये रहा आपका H2O और बहुत अच्छे से आप लोग इसका नाम जानते हैं कि इसका नाम वाटर होता है। लेकिन जब यही वाटर मॉलिक्यूल लीगेंड की तरफ बिहेव करने लगेगा, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करेगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए, मतलब जब ये मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने लगेगा तो इसका नाम वाटर नहीं होगा स्टूडेंट, इसका नाम हो जाएगा एक्वा। एक्वा, एक्वा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसी एग्जांपल को डिस्कस कर रहा हूं जो चैप्टर में नंबर ऑफ टाइम्स आपको डिस्कस करना होगा या पूछा जाता है, एक्वा। और डोनर एटम कौन है स्टूडेंट? यहाँ पर ऑक्सीजन। उसके बाद स्टूडेंट कार्बन और ऑक्सीजन। यहां भी कई स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, एक कार्बन को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं और ऑक्सीजन को स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। तो दिस सिंबल इंडिकेट्स द मेटल कोबाल्ट। इट इज नॉट अ कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज द सिंबल ऑफ कोबाल्ट। तो आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो दो अल्फाबेट हैं, इसमें दोनों अल्फाबेट का साइज जो है आपको सेम रखना है। हाँ जी, तो चलिए, अगर वैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, मतलब जब ये लीगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं बना रहा था, तो हम लोग इसी मॉलिक्यूल को कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते थे। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल लीगेंड बन जाएगा, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने लगेगा, या जब ये मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने लगेगा, तो इस मॉलिक्यूल का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, इसका नाम कार्बोनिल हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कार्बोनिल हो जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात, इसमें भी डोनर एटम आपका ऑक्सीजन होता है। स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं है स्टूडेंट। अब आ जाइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर वही प्रिकॉशन आपको क्या लेना है कि मैंने दोनों सिंबल, मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मैंने दोनों अल्फाबेट का साइज मैंने सेम रखा है। हाँ जी, तो आइए देखते हैं, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस मॉलिक्यूल को जो हम लोग पहले पढ़ते थे किसी चैप्टर में, तो इसका नाम हम लोग क्या बोलते थे? नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन जब यही मॉलिक्यूल लीगेंड की तरह बिहेव करेगा, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करने लगेगा, मतलब जब ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने आ जाएगा, तो इस मॉलिक्यूल का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता स्टूडेंट, इसका नाम होता है आपका नाइट्रोसिल। और इसमें भी स्टूडेंट आपका जो डोनर एटम है, यहां भी आपका डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, कई केस में यहाँ पर डोनर एटम नाइट्रोजन भी होता है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो दोनों केस संभव है स्टूडेंट, यहाँ दोनों केस का पॉसिबिलिटी है। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। मोस्ट कॉमनली यहाँ पर नाइट्रोजन ही अपना लोन पेयर डोनेट करता है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर साइज ऑफ द नाइट्रोजन एटम। खैर मैं आपको उतना डेप्थ में अभी लेके नहीं जा रहा हूं, आपको तो सिर्फ एग्जांपल याद रखना है कि जब आपका NH3 आएगा तो आज के बाद क्या नाम पढ़ोगे? अमाइन। H2O आ जाएगा तो क्या नाम पढ़ोगे? एक्वा। CO आ जाएगा तो क्या नाम पढ़ोगे? कार्बोनिल। और NO आ जाएगा तो क्या नाम पढ़ोगे? नाइट्रोसिल। इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। इसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। इसमें भी डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है। और इसको मैंने लीगेंड क्यों बोला? क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है। और लीगेंड में भी मैं न्यूट्रल लीगेंड क्यों बोला? बिकॉज दीज डोनर एटम डज नॉट कंटेन एनी चार्ज। तो न्यूट्रल लीगेंड का हम लोग दोनों केस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं, और वो थर्ड सेगमेंट जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका अनायनिक लिगेंड। और इतनी देर में आप समझ चुके होंगे कि लिगेंड वर्ड का मतलब क्या होता है। लोन पेयर डोनर टू द सेंट्रल मेटल एटम
फॉर द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सच टाइप ऑफ स्पीसीज आर नोन एज द लीगेंड। और जब लोन पेयर डोनर स्पीसीज के ऊपर मतलब जब लीगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ऐसे लीगेंड को हम लोग अनायनिक लीगेंड में कैटेगराइज करेंगे। और आप देख सकते हैं जितने भी मैंने यहाँ पर लीगेंड लिखा है उन सभी में नेगेटिव चार्ज है और इसीलिए ये अनायनिक लीगेंड है। लेकिन स्टूडेंट डेफिनेशन से यहाँ काम नहीं चलेगा, आपको इसके नेमिंग पोर्शन पर ध्यान देना है। ये एक ऐसा पोर्शन है जो पूरे चैप्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब अगर ये गलत हो गया या अगर आप ये नहीं समझ पाए तो पूरा चैप्टर में आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। हाँ जी, तो अनायनिक लीगेंड में आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस अनायनिक लीगेंड का या वैसे लीगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और अगर उसके नाम के आखिरी में मतलब सफिक्स वाले पोर्शन में आइड, एट या आइट आता है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें से ई अल्फाबेट को रिमूव करेंगे और ओ अल्फाबेट को ऐड करेंगे और जो नया नाम आप उसको इनपुट करेंगे वो आइड ना होकर आइडो हो जाएगा, एट नहीं होकर एटो हो जाएगा और आइट नहीं होकर आइटो हो जाएगा। कई बुक्स क्या करते हैं, ये पूरा तीनों अल्फाबेट को यहां से हटा देते हैं। आइड में से आई डी ई तीनों को हटाकर ओ इनपुट कर देते हैं। एट में से ए टी ई तीनों अल्फाबेट को हटाकर ओ ऐड कर देते हैं। आइट को हटाकर ओ ऐड कर देते हैं। मतलब तीनों अल्फाबेट को आप हटा सकते हैं या सिर्फ ई को हटा सकते हैं। आइए इसी बात को मैं एग्जांपल से डिस्कस करता हूं। जैसे स्टूडेंट Cl- का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। Cl- का नाम क्या होता है, क्लोराइड। लेकिन देखिए नेगेटिव चार्ज होने के कारण से ये अनायनिक लीगेंड है और इसके नाम के आखिरी में सफिक्स वाले पोर्शन में सॉरी आइड आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ई अल्फाबेट को रिमूव करेंगे और यहां पर ओ इनपुट कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। लेकिन कई बार कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि आई, डी और ई तीनों अल्फाबेट को रिमूव किया गया और इसका नाम हो जाता है स्टूडेंट क्लोरो। तो दोनों सही है, क्लोराइडो भी सही है और क्लोरो भी सही है, दोनों नाम आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली Br- का नाम क्या है स्टूडेंट, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड Br- का नाम क्या है, ब्रोमाइड। आप देख सकते हैं ये अनायनिक लीगेंड है और इसके नाम के सफिक्स में आपका IDE है तो क्या करोगे आप, ई को रिमूव करो ओ से, ई को रिमूव करो ओ से और इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट, इसका नाम हो गया ब्रोमाइडो। कई बुक क्या करते हैं, ये आई, डी और ई इस तीनों अल्फाबेट को हटाकर ओ ऐड कर देते हैं और इसका नाम हो गया स्टूडेंट ब्रोमो। एक बार फिर से समझो, देखो आई माइनस को आप क्या पढ़ते हो, आयोडाइड। क्या ये अनायनिक लीगेंड है, यस, because it contains the negative charge. And why it is considered as the ligand, because it is donating a lone pair to the central metal atom for the formation of complex salt. हाँ जी, तो नेगेटिव चार्ज है इसीलिए अनायनिक लीगेंड में कंसिडर किए। आई माइनस को वैसे हम लोग बाकी चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, इस आयंस का नाम क्या है, आयोडाइड। क्या इसके नाम के सफिक्स वाले पोर्शन में आइड आ रहा है तो ई अल्फाबेट को हटाओ और ओ को ऐड करो तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडाइडो। आयोडाइडो। या कई सारे बुक्स ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, ये IDE तीनों अल्फाबेट को हटा दिए और इसका नाम क्या हो गया, आयोडो। आयोडो। अब मैं उसी तरीके से बाकी का नाम लिख रहा हूं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो। देखो स्टूडेंट सही दोनों है लेकिन मोर करेक्ट आपका ये वाला पहला वाला है, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऑक्साइडो। और N3- का नाम क्या है, देखो नेगेटिव आते ही आपको यहां पर याद रखना स्टूडेंट कि जब कभी भी किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है तो नाम के पीछे अपने आप आइड ऐड हो जाता है। जैसे N के लिए तुम क्या बोले थे, नाइट्रोजन। नेगेटिव आया तो क्या बोल दिए, नाइट्राइड। नाइट्राइड तो इसका नाम हो गया और नाइट्राइड अगर इसका नाम है तो ई को हटाओ, देखो नाइट्राइड नाम है तो ई को हटा दो और ओ को जोड़ दो तो इसका नाम क्या हो गया, नाइट्राइडो। नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। हाँ जी, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन ई को हटाओ और इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइड है ना इसका नाम और नाम के पीछे में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, ई आ रहा है तो ई को हटा दो और ओ को ऐड कर दो, नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। अब मैं आता हूं 8 वाले पर। अगर किसी अनायनिक लीगेंड का नाम 8 से खत्म होता है मतलब सफिक्स वाले पोर्शन में 8 आता है तो आप क्या करो, उस 8 में से ई अल्फाबेट को हटा दो और ए और ओ अल्फाबेट को ऐड कर दो और नाम में एटो लगा दो। जैसे स्टूडेंट SO42- का नाम क्या होता है, सल
फेट, सल्फेट, क्या इसके नाम के पीछे में 8 आ रहा है? क्या ये अनायनिक लिगेंड है? हाँ जी, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, इसीलिए अनायनिक लिगेंड है। और नाम के पीछे में आपको 8 लगा हुआ है, तो ई को यहां से रिमूव करो और इसका नाम हो जाएगा आपका एटो, मतलब सल्फेटो, PO4 3-। देखिए स्टूडेंट, आपने जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा था कि पॉलीऑक्सी अनायन मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज के साथ रहे तो उसके नाम के पीछे में आप 8 या 8 लगाओ। मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो 8 लगाओ, लेस नंबर ऑक्सीजन है तो 8 लगाओ, ऐसा आपने पढ़ा था। क्या यहाँ पर मोर देन 1 ऑक्सीजन एटम है, नेगेटिव चार्ज है तो 8 लगा सकते हो। तो इसका नाम आप क्या पढ़ के आ रहे हो? फॉस्फेट। क्या ये नेगेटिव लिगेंड है? हाँ, नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, तो यहां पर ये अनायनिक लिगेंड हो गया। और अनायनिक लिगेंड है और नाम के पीछे में 8 लगा हुआ है, तो ई को रिमूव करो और ओ को ऐड करो और इसका नाम क्या हो गया? फॉस्फेटो। उसी तरीके से स्टूडेंट NO3- का नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रेट। और फिर देखिए ये अनायनिक लिगेंड है और नाम के पीछे में 8 आ रहा है, तो ई को रिमूव करो O से और नाम हो गया नाइट्रेटो। CO3 2- का नाम क्या पढ़ते आ रहे हो? कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट। ये अनायनिक लिगेंड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज और इसके सफिक्स में 8 लगा हुआ है, नाम के पीछे 8 लगा हुआ है, तो ई को रिमूव करो और ओ को ऐड कर दो, दैट इज कार्बोनेटो। तो स्टूडेंट, नाम से भी आप पहचान सकते हो कि लिगेंड किस नेचर का है। देखो, अगर नाम के पीछे में ओ अल्फाबेट आ रहा है तो आप इसको अनायनिक लिगेंड में कंसीडर कर सकते हो। मैं इसमें कुछ और एग्जांपल डिस्कस करता हूं, बट आप याद रखना, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, ऑक्साइडो, नाइट्राइडो, हाइड्रोक्साइडो, सल्फेटो, फॉस्फेटो, नाइट्रेटो, कार्बोनेटो। मैं कुछ और एग्जांपल इसमें। अब जो मैं अनायनिक लिगेंड का एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है? क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में नंबर ऑफ टाइम रिपीट होते हैं। हाँ जी, तो आइए पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो हमें यही प्रूव करना होगा कि ये अनायनिक लिगेंड क्यों है। लिगेंड क्यों है? बिकॉज इट डोनेट द लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड सो दीज आयंस आर रिगार्डेड एज द लिगेंड. Now, why they are considered as the anionic ligand? Because they contain the negative charge and so they are considered as the anionic ligand. अब बात आया स्टूडेंट कि आखिर इसके नोमेनक्लेचर में क्या चेंजिंग करना होगा। यूपैक सिस्टम इसके नेमिंग में क्या रूल दिया है, और रूल कहता है कि आइड 8 और आइट अगर सफिक्स के रूप में यूज होता है, मतलब नाम के पीछे आता है, तो जस्ट सिंपली रिमूव द ई एंड एड द अल्फाबेट ओ, और यू कैन कंप्लीटली रिमूव द वर्ड आइड 8 आइड बाय द अल्फाबेट ओ, मतलब पूरा आइड 8 आइड को हटाकर ओ ऐड कर दो। जैसे स्टूडेंट SO3 2- का नाम होता है सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड। और आप देख सकते हैं कि इसके ये जो अनायनिक लिगेंड है, इसके लास्ट में सफिक्स वाले पोर्शन में आइड आ रहा है, तो आप ई को रिमूव करो, ई को रिमूव करो और ओ ऐड कर दो, तो इसका नाम क्या हो गया? सल्फाइटो। अब स्टूडेंट, अब आप इस पे आ जाओ। आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज भी है। हाँ जी, तो इसमें दोनों का दोनों डोनर एटम प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम, मतलब एक समय में कोई एक ही डोनेट करेगा, और जिसको और जो डोनेट कर रहा है उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट ध्यान देना, कंफ्यूजिंग है, ध्यान देना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट NO2- का नाम क्या था? नाइट्राइट, नाइट्राइट। और इसमें क्या किया गया? अनायनिक लिगेंड है और नाम के पीछे आइट आ रहा है, तो रूल कहता है ई को हटाकर ओ को जोड़ दो, या पूरा आइट को हटाकर ओ को जोड़ दो। तो यहां पर ये आइट को मैंने हटाया तो इसका नाम हो गया नाइट्रो, लेकिन डोनर एटम कौन है यहां पर? नाइट्रोजन है। होने को तो डोनर एटम दोनों है, लेकिन जो आगे लिखा हुआ होता है वही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है। मतलब इस केस में नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट कर रहा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए। तो जो डोनेट कर रहा है उसका नाम लिखना होता है, तो नाइट्रो एन, इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा नाइट्रो एन। वाई नाइट्रो एन इज रिटन इन दिस नेम? इन दिस नेम बिकॉज इन दिस अनायनिक लिगेंड the both nitrogen and oxygen has the lone pair, but in this case
इन दिस केस नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो जो डोनेट कर रहा है उसको आपको इंडिकेट करना होगा, ये नाम बता रहा है कि इस नाइट्रो में नाइट्रोजन ही अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। फिर वही बात, इसका भी नाम स्टूडेंट वही है नाइट्रो, इसका भी नाम नाइट्रो है, लेकिन इस केस में कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो ओ, नाइट्रो ओ। हाँ जी, तो आप ये दोनों एग्जांपल याद रखना, चार्ज भी आप याद रखना कि NO2 माइनस आएगा तो नाम हो जाएगा नाइट्रो N, और ONO माइनस आएगा तो नाम हो जाएगा नाइट्रो O। उसी तरीके से स्टूडेंट ये भी ऐसा दो एग्जांपल और आप देखिए, इसका नाम है थायोसाइनेट, HCN का नाम है थायोसाइनेट, 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 थायोसाइनेट। फिर वही बात, थायोसाइनेट है तो आप देख रहे हैं अनायनिक लिगेंड है और नाम इसका 8 से खत्म हो रहा है, तो मैंने क्या किया, E को हटाया और O को ऐड किया, तो नाम क्या हो गया, थायोसाइनाइटो। और आपको पता है स्टूडेंट कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है, तो नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने के लिए लोन पेयर है, और सल्फर के पास भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, अ टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसके खुद का है और एक किसी से गेन करके लाया है। तो सल्फर भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, मतलब इस आयनिक स्पीसीज में दो डोनर एटम है जो लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन अभी कौन डोनेट कर रहा है एट ए टाइम, अभी सल्फर डोनेट कर रहा है, जो फ्रंट में लिखा हुआ होता है वही डोनेट कर रहा है, तो आपको इंडिकेट करना होगा, और इसीलिए इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनाइटो एस। एग्जैक्टली देखिए सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन आगे में फॉरवर्ड में फ्रंट साइड में कौन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, मतलब इसमें कौन डोनेट कर रहा है अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को, नाइट्रोजन, और इसीलिए स्टूडेंट इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनाइटो एन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 एग्जांपल आप बिल्कुल नहीं भूलना। क्यों मैंने यहां पर एन लगाया, बिकॉज नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों डोनर एटम है, लेकिन इस कंडीशन में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इस कंडीशन में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, और ये 2 एग्जांपल में सल्फर डोनेट कर रहा है, इसलिए थायोसाइनाइटो एस। और इस कंडीशन में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए थायोसाइनाइटो एन। और जिस किसी के नाम के पीछे में सफिक्स में ओ लगा हुआ रहेगा, आप उसको तुरंत समझ लेना कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनायनिक लिगेंड। तो अनायनिक लिगेंड मैंने आपको समझा दिया। न्यूट्रल का सारा एग्जांपल आप याद कर लेना, अपने मन से कोई भी एग्जांपल नहीं छोड़ना, क्योंकि मैंने वो सारा एग्जांपल लिया है जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में कई बार पूछा हुआ है। अब मैं आता हूं थर्ड पे, दैट इज कैटायन। ओके स्टूडेंट, तो अनायनिक लिगेंड को डिस्कस करने के बाद नाउ वी आर मूविंग टू कैटायनिक लिगेंड। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वैसे लोन पेयर को डोनेट करने वाले स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करने के साथ साथ अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करेंगे, अपने साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करेंगे। और यूपैक सिस्टम कहता है कि जब आप कैटायनिक लिगेंड का नेमिंग करेंगे तो जस्ट इनपुट सफिक्स नियम इन देयर नेम, मतलब जब आप कैटायनिक लिगेंड का नाम लिखेंगे तो उनके नाम के पीछे में आप नियम वर्ड को जोड़ेंगे। जैसे स्टूडेंट आप इसको देख सकते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है देखिए, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। और जब ये मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, इसीलिए कैटायनिक लिगेंड है। तो इसीलिए इसका नाम हाइड्राजीन से बदलकर, देखिए इसका नाम हाइड्राजीन था और हाइड्राजीन से बदलकर इसमें से मैंने INE को हटा दिया और एक नया वर्ड मैंने जोड़ दिया हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसका, हालांकि जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं इसका हल्का सा मैकेनिज्म समझा देता हूं। देखो NH2, 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 ये जो आपका डाइएमीन नहीं पढ़ना है, इस मॉलिक्यूल का नाम है हाइड्राजीन। और इसमें जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के बाद आप इसमें लोन पेयर देख रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल है।
और ये जो H प्लस है, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो H प्लस है, इसमें से H का हाइड्रोजन का जो H प्लस का नाम क्या है? प्रोटॉन। नाम क्या है? हाइड्रोनियम। लेकिन इसका ड्यूप्लेट नहीं पूरा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये नेचर वाइज लेविस बेस है, ये नेचर वाइज लेविस एसिड है। तो ये मैंने क्या बोला इसको? इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण से इलेक्ट्रॉन डोनर, न्यूक्लियोफाइल। इसको मैंने क्या बोला? ड्यूप्लेट पूरा नहीं होने के कारण से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो डोनेट करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इस हाइड्रोनियम को, इस प्रोटॉन को। तो यही मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जाता है NH2, और ये जब इसके साथ जुड़ गया स्टूडेंट, तो ये बना आपका NH3+, और नाम हाइड्राजीन से बदलकर हो गया इसका हाइड्राजीनियम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए। तो क्या इस मॉलिक्यूल को, इस आयनिक स्पीसीज को स्टूडेंट हम लोग लिगेंड कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। और लिगेंड में भी किस कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे? तो हम लोग कैटेगराइज करेंगे इसको कैटायनिक लिगेंड में। क्यों? बिकॉज इट इज कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज। तो उम्मीद करते हैं हाइड्राजीनियम नाम कैसे पड़ा और ये कैटायनिक लिगेंड क्यों कहा गया, ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। और भी ऐसा ही एग्जांपल है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान देना प्लीज। यहाँ पे क्या एग्जांपल है, आइए मैं और एग्जांपल को देखता हूं। देखिए NO+, इसका नाम हो गया नाइट्रोसोनियम। आप ध्यान रखना इस नाम को, नाइट्रोसोनियम। और NO2+, इसका नाम हो गया नाइट्रोनियम। तो आप नाम को देखकर भी पहचान सकते हो कि लिगेंड किस नेचर का है। अगर नाम के पीछे में आपका नियम लगा हुआ है तो ऑब्वियसली दोज आर द लिगेंड्स एंड दोज आर द कैटायनिक लिगेंड्स। और लास्ट में आपका अल्फाबेट O लगा हुआ है तो आपका वो अनायनिक लिगेंड है। और न्यूट्रल लिगेंड का आपको एग्जांपल में अमाइन एक्वा कार्बोनिल नाइट्रोसिल पाइरिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन और सबसे इंपॉर्टेंट इथाइलिन डाइएमीन याद रखना है। और मैं बार बार आपको पॉइंट कर रहा हूं, इथाइलिन डाइएमीन में सिंगल M और NH3 में अमाइन में आपका डबल M होता है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि लिगेंड का जो मैंने कैटेगराइजेशन करके आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। पर फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द डाउट। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर जैसे जैसे प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा, कंसेप्चुअल होते जाएगा। और बड़े ध्यान से आप समझिएगा, हम लोग फिर से लिगेंड का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। मतलब डेंटिसिटी के आधार पे लिगेंड का डिवीजन किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। तो लिगेंड्स तो आप समझ ही रहे हैं, लोन पेयर डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले एटम मॉलिक्यूल या आयंस, या लोन पेयर डोनेट करने वाले स्पीशीज को हम लोग लिगेंड कहते हैं। अच्छा, डेंटिसिटी का क्या मतलब है? देखिए स्टूडेंट, सिटी का मतलब होता है टोटल। जो सिटी लिखा हुआ है या साइटी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है टोटल, टोटल नंबर। और डेंट का मतलब होता है डोनेटिंग। तो टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग, मतलब टोटल नंबर कितना डोनेट कर रहा है। तो पहले तो आप इस बात को समझें कि आखिर लिगेंड डोनेट क्या करता है। लोन पेयर तो बन गया ना डेफिनेशन यार। तो डेफिनेशन क्या बना? टोटल नंबर। ये टोटल नंबर मैंने किसके लिए लिखा? सिटी के लिए, साइटी के लिए। और लिगेंड क्या डोनेट करता है? लोन पेयर। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। और डेंट का मतलब डोनेटिंग। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाई लिगेंड इज नोन एज द डेंटिसिटी। टोटल नंबर किसका? लोन पेयर का। तो टोटल नंबर बताओ लोन पेयर का जो लिगेंड के द्वारा डोनेट किया जा रहा है। तो जितना टोटल नंबर में डोनेट किया जाएगा वो डेंटिसिटी कहलाएगा। अब नंबर के आधार पे, मतलब डेंटिसिटी के नंबर के आधार पे लिगेंड्स का क्लासिफाई किया गया है। प्रीफिक्स पे आप गौर करो स्टूडेंट, स्टार्टिंग पे गौर करो। मोनो मतलब 1, बाई या फिर डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5।
और हेक्सा का मतलब 6, मतलब नाम ही बता रहा है कि कितना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो मैं यहाँ पर लोन पेयर लिख रहा हूं और आपको बताना है लोन पेयर मैं लिखने जा रहा हूं। तो मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होगा? सच टाइप ऑफ लिगेंड दैट डोनेट वन लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या हुआ? दैट डोनेट टू लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ट्राइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या हुआ? दैट डोनेट 3 लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिमिलरली टेट्राडेंटेट लिगेंड में 4 लोन पेयर, पेंटाडेंटेट लिगेंड में 5 लोन पेयर एंड हेक्साडेंटेट लिगेंड में 6 लोन पेयर आप लोगों ने हेक्साडेंटेट लिगेंड। लेकिन स्टूडेंट मैं इसका और भी आपको डेफिनेशन बताता हूं। लोन पेयर अगर आप समझ गए तो उसी तरीके से आप डोनर एटम के बेसिस पर भी आप बता सकते हो कि मोनोडेंटेट लिगेंड में कितना डोनर एटम होगा। अगर डोनर एटम 1 है, मैं एग्जांपल से बताऊंगा अभी, अगर डोनर एटम 1 है तो इसका मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड है। अगर डोनर एटम 2 है तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड है। डोनर एटम 3 है मतलब 3 डोनेट करने वाले एटम हैं उस मॉलिक्यूल में, 3 एटम ऐसे हैं जो डोनेट करेंगे लोन पेयर को, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड। डोनेटिंग एटम 4 है तो टेट्राडेंटेट लिगेंड। डोनेटिंग एटम 5 है तो पेंटाडेंटेट लिगेंड और डोनेटिंग एटम 6 है तो हेक्साडेंटेट लिगेंड। और आपको पता होगा स्टूडेंट कि मेटल जो है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और लिगेंड जो है वो लोन पेयर को डोनेट करता है। मतलब मेटल जो है वो एक्सेप्टर होता है और लोन पेयर जो है वो डोनर होता है। और आप छोटे से क्लास में 11th में पढ़े होंगे कि जब कंपोनेंट्स डोनर और एक्सेप्टर हैं तो डोनर एक्सेप्टर के बीच में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कैटायन और अनायन के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कर्नेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जैक्टली एक्सेप्टर और डोनर के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसका सिंबल आपका एरो होता है और एरो का हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है, मतलब मेटल की तरफ होता है, और डोनर की तरफ एरो का टेल होता है। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर के आधार पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, शॉर्ट में लिखा हूं स्टूडेंट, आप समझ जाना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नंबर के आधार पर भी आप यहां क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अगर मेटल और लिगेंड के बीच में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो बाइडेंटेट लिगेंड। सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में अगर 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो ट्राइडेंटेट लिगेंड। अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो टेट्राडेंटेट लिगेंड। 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो पेंटाडेंटेट लिगेंड और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो हेक्साडेंटेट लिगेंड। आपको तो सिर्फ एक ही पढ़ना था स्टूडेंट, बट मैं 3 बेसिस पर, 3 पैरामीटर के बेसिस पर मैंने मोनो, बाई, डाई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा का एग्जांपल आपको बता दिया। अब मैं इसी बात को एग्जांपल से ओके स्टूडेंट, तो हम लोग सबसे पहले मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोनोडेंटेट लिगेंड में कितना लोन पेयर डोनेट किया जाएगा लिगेंड के द्वारा? 1, मतलब सच टाइप ऑफ लिगेंड वी डोनेट ओनली 1 लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज द मोनोडेंटेट लिगेंड। और एक लोन पेयर डोनेट किया है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कितना बनेगा स्टूडेंट? 1। अच्छा, उसमें डोनर एटम भी कितने होंगे? 1। तो मोनोडेंटेट लिगेंड का आप 3 डेफिनेशन याद रखना, दैट विच डोनेट 1 लोन पेयर या विच कंटेन 1 डोनर एटम या विच फॉर्म 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज द मोनोडेंटेट लिगेंड। स्टूडेंट आइए मैं कुछ एग्जांपल हम लोग याद रखते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड का, और मैं वही एग्जांपल को डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस में नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं। NH3 का मैंने नाम क्या बताया था? अमाइन, डबल N। H2O का नाम क्या बताया था? एक्वा। CO का नाम क्या बताया था? कार्बोनिल। NO का नाम क्या बताया था? नाइट्रोसिल। NH3 का देखो आप स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन,
इससे 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और यही लोन पेयर जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किया इसीलिए लीगेंड है। क्या किया? लीगेंड डोनेट किया, इसीलिए डेंटेट कहा गया है। कितना लोन पेयर डोनेट किया? एक डोनेट किया है, इसीलिए क्या कहा गया? मोनोडेंटेट लीगेंड। सो विच इज द डोनर एटम इन दिस लीगेंड? नाइट्रोजन। तो डोनर एटम क्या हो गया स्टूडेंट? नाइट्रोजन। फिर से देखो आप यहाँ पर एक्वा के लिए देखो, आप यहाँ पर एक्वा के लिए मैं बताता हूँ। एक्वा तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि वाटर मॉलिक्यूल का तो शेप आपका बेंट होता है, ये रहा। क्या ये लीगेंड है? हाँ, दिस मॉलिक्यूल कैन बिहेव एज द लीगेंड। व्हाई? बिकॉज द ऑक्सीजन कंटेन लोन पेयर एंड सिंस दिस ऑक्सीजन डोनेटिंग इट्स लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम for the formation of complex salt. So this ligand can be considered as the monodentate ligand. देखो ये अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसीलिए लीगेंड बोल रहा हूं। डोनेट किया है और कितना लोन पेयर डोनेट किया? 1 डोनेट किया, इसीलिए मोनोडेंटेट लीगेंड। और डोनर एटम कौन है? हाइड्रोजन के ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द डोनर एटम एंड सिंस यू कैन सी ओनली 1 डोनर एटम, या सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है या फिर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। आप देख सकते हो स्टूडेंट, डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। एक ही ऑक्सीजन एटम। कितना लोन पेयर डोनेट किया? 1। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया? 1 एंड सो इट इज नोन एज द मोनोडेंटेट लीगेंड। उसी तरीके से स्टूडेंट और भी है, सबका स्ट्रक्चर याद रखना पॉसिबल भी नहीं है और अब जरूरत भी नहीं है स्टूडेंट आप लोग के लिए। मैं बता दे रहा हूं कि लीगेंड क्यों कह रहा हूं, मोनोडेंटेट लीगेंड क्यों कह रहा हूं और मोनोडेंटेट लीगेंड का मतलब क्या होता है, डोनर एटम क्या होता है। अगर आप कार्बोनिल का स्ट्रक्चर देखोगे स्टूडेंट तो देखो आप यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहले से रहता है। हाँ जी, आपको पता है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिया तो 2, 3, 4 4 इलेक्ट्रॉन चला गया, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा कितना आपके पास? एक लोन पेयर। तो देखिए आप यहाँ पे 1, 2, 4, 2 इलेक्ट्रॉन 4, 5 और 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन था, यहां पर हो गया। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अरे भैया, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। वैलेंस शेल किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल को। 1 और 2 में से आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 2 के वैलेंस 2 में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 4। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। डोनेट कितना किया? 2। बचा कितना रह गया? 2। तो एक पेयर के फॉर्म में दिखा दो आप यहाँ पे। चलो अब आप यहां पर देखो स्टूडेंट, क्या ये लीगेंड की तरह बिहेव कर सकता है? हाँ, बिल्कुल बिहेव कर सकता है, क्योंकि कार्बन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है मेटल को डोनेट कर सकता है। लेकिन कार्बन का साइज बड़ा होता है और स्टूडेंट याद करो कूलम्ब्स लॉ, साइज जितना बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। आपको पता है ना कूलम्ब्स लॉ, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज या डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, पता है ना। तो भाई देखो, डिस्टेंस जितना बड़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। सिंस कार्बन का साइज बड़ा होता है, कार्बन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को लूजली पकड़ के रखता है, इसीलिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा है। मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट, यहां पर कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट लोग को कि कार्बन ऑक्सीजन में से दोनों के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन भी तो डोनेट कर सकता है अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को, तो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन क्यों डोनेट कर रहा है? क्योंकि कार्बन का साइज बड़ा है। कार्बन एटम का जो न्यूक्लियस है वो अपने न्यूक्लियस को लूजली पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन एटम का साइज छोटा है, इसीलिए ऑक्सीजन एटम का जो न्यूक्लियस है वो इस लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है, इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। लेकिन कार्बन के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को शेयर करने में, डोनेट करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कम होगा ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ द कार्बन। तो भाई यहां पर कार्बन क्या करता है, वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और आप देख सकते हैं डोनर एटम कितना है? कार्बन। कितना लोन पेयर डोनेट किया? 1। कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया? 1। सो दिस कार्बोनिल लिगेंड इज नोन एज द मोनोडेंटेट लिगेंड एंड द डोनर एटम इज कार्बन। सिमिलरली स्टूडेंट यहां भी आपका ये जो नाइट्रोसिल है, यहां भी आपका सेम कंडीशन है, जो आप जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दोनों डोनेट कर सकता है, लेकिन साइज बड़ा किसका है? नाइट्रोजन का। कौन इजिली डोनेट कर सकता है? कम एनर्जी के साथ कौन इजिली डोनेट कर सकता है?
नाइट्रोजन। तो इस तरीके से डोनर एटम सिर्फ नाइट्रोजन है, डोनर एटम सिर्फ कार्बन है, डोनर एटम सिर्फ ऑक्सीजन है, डोनर एटम सिर्फ नाइट्रोजन है। इसीलिए इस लिगेंड को हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड कह रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला, एक डोनर एटम रखने वाला या एक लोन पेयर डोनेट करने वाले जितने भी लिगेंड होंगे वो सब का सब मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे। एंड दीज आर द एग्जांपल। इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल है स्टूडेंट, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने अभी चार मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया था। NO2 माइनस, ONO माइनस, SCN माइनस और NCS माइनस। याद होगा स्टूडेंट, मैंने इसका नाम क्या बोला था आपको? नाइट्रो N, नाइट्रो O, थायोसाइनाइटो S, थायोसाइनाइटो N। तो इसमें डोनर एटम कौन है? आगे कौन लिखा हुआ है? मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन का एग्जांपल है स्टूडेंट हम लोग का? बाइडेंटेट लिगेंड। और बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें जो लिगेंड दो लोन पेयर को डोनेट करे, या फिर जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो, या फिर जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या कहेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड होने को। तो इसमें भी कई सारे एग्जांपल हैं, लेकिन हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को 2 एग्जांपल याद रखना है। जिसका पहला का सिंबल है EN और नाम है इथाइलिन डाइएमीन, और दूसरे का सिंबल है OX2 माइनस, ऑक्जेलेटो, या फॉर्मूला है C2O42 माइनस। मैं जितने भी एग्जांपल यहाँ बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं, आप इसमें से एक भी एग्जांपल को स्किप मत करना, छोड़ना मत, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी डिस्कस हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले इथाइलिन डाइएमीन का स्ट्रक्चर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि दोनों टर्मिनल नाइट्रोजन एटम के पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लेफ्ट वाला नाइट्रोजन भी मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट किया, और राइट वाला नाइट्रोजन भी सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट किया। अब चलो यहां से देखो, हाउ मेनी लोन पेयर हैज बीन डोनेटेड? 2 लोन पेयर हैज बीन डोनेटेड। How many donor atom are there? 2 donor atom are there. How many coordinate bond has been formed? 2 coordinate bond has been formed. So ethylene diamine is known as the bidentate ligand. Bidentate ligand. हाँ जी, अब आज ये दूसरा एग्जांपल है जिसका सिंबल है OX2 माइनस, OX2 माइनस। इसका पूरा नाम है ऑक्जेलेटो, और इसका फॉर्मूला क्या है? C2O42 माइनस। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। टर्मिनल कौन है? ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन एटम है? 4 ऑक्सीजन एटम है। इसमें से 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है। लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के कंपैरिजन में राइट वाला जो ऑक्सीजन है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच वाला ऑक्सीजन जो है वो अपना नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ ये आपका ऑक्सीजन भी सेंट्रल मेटल एटम को, और ये बिलो वाला ऑक्सीजन भी सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो आप देख के बताइए, हाउ मेनी lone pair has been donated? 2 lone pair has been donated. How many donor atom are there? 2 donor atom are there. How many coordinate bond has been formed? 2 coordinate bond has been formed. So this oxalato is also the example of bidentate ligand. और उसके बाद स्टूडेंट ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट जो लिगेंड है उसके एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हेक्साडेंटेट का एग्जांपल पूछा जाता है। तो मोनोडेंटेट का मैंने जितना एग्जांपल बताया वो सारा याद रखना, बाइडेंटेट में ये अपना 2 एग्जांपल याद रखना, और हेक्साडेंटेट में एक एग्जांपल है उसको आप याद रखना जो मैं अभी आपको बोर्ड पर डिस्कस कर। ओके स्टूडेंट्स, तो मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट को समझने के बाद जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें हेक्सा का मतलब क्या है स्टूडेंट? 6 मतलब कितना लोन पेयर डोनेट किया जाएगा? 6 लोन पेयर डोनेट किया जाएगा। कितने डोनर एटम होंगे? 6 डोनर एटम होंगे। या फिर सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाएगा? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं वैसा लिगेंड जिसका डेंसिटी 6 होगा उसे हम हेक्साडेंटेट लिगेंड कहेंगे। और हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, नेम ए हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड का जो एग्जांपल है उसका नाम है EDTA4 माइनस, मतलब पूरा नाम है जहां पर E का नाम है इथाइलिन, D का नाम है डाइएमीन, T से है आपका टेट्रा और A से है आपका एसीटेटो, कंटेनिंग दिस मॉलिक्यूल कंटेनिंग द 4 नेगेटिव चार्ज। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर इथाइलिन है इसीलिए CH2 लिखा गया,
डाई अमीन है मतलब NH2 देखो इथाइलिन के लिए पहले क्या लिखा गया था CH2 इथाइलिन हो गया। डाई अमीन मतलब NH2 ग्रुप को जोड़ना है, ये मैंने NH2 ग्रुप को एक लेफ्ट साइड जोड़ दिया और एक राइट साइड जोड़ दिया। उसके बाद कहता है उसी डाई अमीन पे टेट्रा मतलब 4 एसीटेट ग्रुप को जोड़ दो। तो मैंने क्या किया, इस अमीन में से 2 हाइड्रोजन राइट वाले नाइट्रोजन से हटा दिया और 2 हाइड्रोजन मैं लेफ्ट वाले नाइट्रोजन से हटा दिया और इस चारों पर मैं एसीटेट ग्रुप को लगा दिया, एसीटेट ग्रुप को लगा दिया, एसीटेट ग्रुप को लगा दिया, एसीटेट ग्रुप को स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लगा दिया। चारों साइड में मैं यहाँ पे एसीटेट ग्रुप को लगा दिया। ये देखिए ये एसीटेट ग्रुप, एसीटेट ग्रुप, एसीटेट ग्रुप, एसीटेट ग्रुप एंड ऑल दीज एसीटेट आयन कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज। सिंस ये एसीटेट जो है वो आपका अनायनिक लिगेंड है और नाम के पीछे एट आ रहा है तो ई को हटाया ओ को लगाया और पूरा नाम हो गया एसीटेटो, मतलब इसका कंप्लीट नेम हो गया इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। अब देखिए इसमें 6 डोनर एटम कैसे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है या 6 लोन पेयर कैसे डोनेट कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से लिखिएगा, यहां मैंने लिखा सेंट्रल मेटल एटम सिंबल एम। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है इसीलिए ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, राइट वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है इसलिए ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अब देखो इस एसीटेटो वाला पोर्शन में ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव का मतलब ए टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो राइट बिलो में लिखा हुआ ऑक्सीजन है ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ये आपका टॉप में राइट टॉप में जो आपका ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। लेफ्ट वाले में आ जाओ, लेफ्ट बिलो में जो ऑक्सीजन है उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है मतलब वो भी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। लेफ्ट टॉप में जो आपका ऑक्सीजन है उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। सो आप काउंट कीजिए हाउ मेनी लोन पेयर हैज बीन डोनेटेड, 1 2 3 4 5 6। देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनाया गया 1। देखो यहाँ नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज बीन फॉर्म, टोटल 6 डोनर एटम आर देयर, total 6 lone pair has been donated and hence the EDTA 4- is known as the hexadentate ligand। तो स्टूडेंट मैंने आज आपको लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ाया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। चार्ज के बेसिस पर न्यूट्रल, अनायनिक और कैटायनिक लिगेंड और डेंसिटी के बेसिस पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड हेक्साडेंटेट लिगेंड। उम्मीद करता हूं ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। इस एग्जांपल का आप प्रैक्टिस करना क्योंकि कल हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखेंगे जहां पर आपको चार्जेस वगैरह का यूज पड़ेगा। ये चार्ज वगैरह आप याद रखना। तो आज के स्टूडेंट इतना ही था। टिल देन